गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर। तो आज बेटा हम लोग जिस टॉपिक को कल हमने ख़त्म किया था वो था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। फिर हमने भारत की पोजीशन देखी थी ऑन द ग्लोब, भारत की अवस्थिति विश्व के मानचित्र पे कहाँ है। तो मैं आज आप लोगों को दरअसल इंडियन ज्योग्राफी के सारे पॉइंट्स को दिखाने वाला हूँ। भारत के भूगोल को एक पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, या आपके स्टेट में जितने भी बोर्ड्स हैं जिन पर भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब में जिनमें भूगोल एक सब्जेक्ट के जैसे पूछा जाता है और जिसमें भारत के भूगोल का विशेष महत्व दिया जाता है, उन सभी पॉइंट्स को मैं आज टच करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक आपको ग्लिम्स दूंगा पूरा इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस का, और साथ ही साथ हम कुछ पॉइंट्स को समझते चलेंगे कि हम कैसे इस सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। आने वाले कुछ वीक्स में आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अगर आप इस वीडियो को चाहे ऑनलाइन फॉर्मेट में या आप लोग जो क्लास में बैठे हैं वो सभी लोग अगर इसको फॉलो करते चलेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, तो एक अच्छी समझ, एक अच्छा नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट में होगा, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, और आज के टॉपिक का नाम ही है भारत का भूगोल। ठीक है, तो भारत के भूगोल के बारे में, राइट, मैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक, गणेश जी का नाम लेकर शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको पाठ्यक्रम बताऊंगा। ठीक है, भारत के भूगोल में आखिर हमको पढ़ना क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो मतलब आप किसी के बारे में बताना चाहते हो, सब मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में आप बताना चाहते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? उसकी कद काठी, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस बताएंगे। ठीक, तो भारत भी एक, मैं भारत को एक युग पुरुष मान लूं, और युग पुरुष को मानते हुए हम भारत के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भारत कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, भारत में क्या क्या है, ये सारी चीजों के बारे में। तो एक रफ डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। राइट, तो ये एक रफ डायग्राम है। ठीक, और इससे अब हम समझते हैं कि भारत में क्या क्या है। जैसे मान लीजिए आपको एक, मैं ये संभव बना दूं कि आप भारत की भौगोलिक सीमा के ऊपर उठ के जाएं। मान लीजिए आप एक ड्रोन है, ठीक है, या आपने ड्रोन में एक कैमरा लगाया हुआ है और आप भारत के ऊपर गए, तो भारत में क्या क्या दिखाई देगा सबसे पहला। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले बेटा आपको यहां पर पर्वतीय क्षेत्र दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पर्वतीय क्षेत्र दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए मैं बना रहा हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बेटा आएगी यहां पर काराकोरम रेंज। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपको काराकोरम रेंज देखने को मिलेगी। यहां पर काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर, फिर यह कैलाश पर्वत। ठीक है, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। अगर मैं इसके ऊपर भी चला जाऊं, तो देखिए भारत की भौगोलिक सीमा के ऊपर यहां पर पड़ता है बेटा, यहां पर एक पड़ती है पामीर नॉट। क्या पड़ती है? पामीर गांठ। गांठ किस चीज की? पर्वतों की गांठ। पर्वत आपस में ट्विस्टेड है। क्या है? ट्विस्टेड है, बंधे हुए हैं, तो उसे गांठ कहा जाता है। तो बेटा ये गांठ किन किन पर्वतों से बनी हुई, क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। तो यहां पर देखिए अफगानिस्तान की सुलेमान रेंज, कौन सी? सॉरी, अफगानिस्तान की हिंदकुश। कौन सी? हिंदकुश रेंज। हिंदकुश रेंज मतलब हिंदकुश पर्वतमाला। यहां पे पाकिस्तान की सुलेमान रेंज। कहां पे? सुलेमान रेंज पाकिस्तान की। चीन की कुलुनुंग सांग और टियांग सांग। कुलुनुंग सांग और टियांग सांग। ठीक,
कुलुमसांग और टियांगसांग ये है, लेकिन ये भारत की भौगोलिक सीमा में नहीं आते, लेकिन पूछा जाता है पेपर में, इसलिए आप समझ लीजिए। इसको कहते हैं बेटा संसार की छत, पामीर। मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा इन सब के बारे में, ठीक है। हाँ जी, पामीर का पठार यही है। मैं अब डिटेल में आऊंगा, जब मैं टॉपिक पढ़ाने लगूंगा तो बताऊंगा। अब मेरे बात ध्यान सुनिए बेटा, ये काराकोरम रेंज हो गई, लद्दाख रेंज हो गई, जास्कर रेंज हो गई और कैलाश रेंज हो गई। इन सबको संयुक्त रूप से कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय मतलब वो भाग जो हिमालय का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी हिमालय के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद हिमालय। जब मैं हिमालय पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा हिमालय कैसे बना, लेकिन अभी जो समझा रहा हूं इसका मतलब इसका रिलेशन हिमालय से नहीं है, हिमालय के बाहर है। तो हम किसी के रेफरेंस में जब कहते हैं तो नाम लेना होता है। मोहन सोहन से बड़ा है तो मोहन सोहन से बड़ा है, इसका मतलब मोहन का रिस्पेक्ट लेते हैं, इसलिए इसमें हिमालय जोड़ देते हैं। कुछ लोग इसको हिमालय का पार्ट मानते हैं, नहीं है, गलत है, ये याद रखिएगा। ठीक, क्यों मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा भी आपको कैसे हिमालय बना, सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक बेटा, उसके बाद अब हिमालय रेंज शुरू होती है। तो अब यहां से आप ध्यान समझिए, हिमालय रेंज शुरू होती है, इसका मतलब यहां पर आप देखते हैं। ठीक है, देखिए ये है बेटा, यहां पर ऐसे हिमालय रेंज शुरू हुई है। हिमालय के बनने की कहानी, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से हिमालय फैला हुआ है। यह है हिमालय पर्वत, जहां बना है उसके बनने का कुछ कारण है, वो कारण हम डिस्कस करेंगे। ठीक, मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा और एक लाइन में बताऊंगा कि हिमालय के बारे में आपको क्या रखना है। फिर हिमालय के इस भाग को बेटा, तो इसके भी कई भाग हैं। इसको सबसे पहले देखिए, यहां पर वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। ठीक है, यह है वृहद, मध्य और शिवालिक। ठीक है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये हिमालय के भाग हो गए। मेरी बात ध्यान समझिए, अभी मैंने पहले पार्ट के बारे में डिस्कशन शुरू किया है। ठीक, उसके बाद बेटा हिमालय यहां से फोल्ड होता है और कुछ पर्वत श्रेणी यहां पे देखने को मिलेंगे। मैं डिटेल में बताऊंगा कि कहां कहां कौन सी आ रही है, एक एक चीज ड्रॉ करेंगे हम लोग आगे चल के। तो यहां पे बेटा ये देखिए, सबसे पहले आते हैं बेटा पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुरी पहाड़ी और मीजो पहाड़ी। ठीक है, यह है पटकाई बूम, पटकाई बूम। ठीक, नागा हिल्स, नागा पहाड़ी। ठीक है, मणिपुरी पहाड़ी और इसके बाद मीजो पहाड़ी। ये सुनो ध्यान से मेरी बात, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय और तीसरा ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। क्या कहते हैं बेटा? पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, इन तीनों को मिलाकर भारत का पहला फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है। इसे कहते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या कहते हैं बेटा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब अगर तुम भारत को ऊपर से देखोगे तो सबसे पहले यहां पर ऊंचा ऊंचा दिखाई देगा, पर्वत जैसा। फिर उस पर्वत को कैसे डिवाइड करोगे? सबसे पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा, तीसरा पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। इन तीन भागों को जब मिलाओगे तो भारत का पहला फिजिकल पार्ट खत्म होगा। तो मैं इन तीनों को पहले डिटेल में बताऊंगा और उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक, तो मैं अगर लिख दूं बेटा, पहला, सबसे पहला भारत के भौतिक, अगर मैं इसका पाठ्यक्रम लिखूं, यानी कि सिलेबस, और सबसे पहले मैं भारत के भूगोल में आऊं तो सबसे पहला बेटा, सबसे पहला पार्ट आएगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, जो किससे किससे मिलकर बना है? नंबर ए ट्रांस हिमालय, नंबर 2 हिमालय और नंबर 3 या ए बी या सी लिख लीजिए। ठीक है, ए बी सी लिख लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए। और ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये हो गया हिमालय, और तीसरा हो गया पूर्वोत्तर की पहाड़ियां।
ये भारत का पहला फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया। मतलब इंडियन ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं बेटा, तो दिस इज व्हाट फर्स्ट फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक भूगोल का पहला पार्ट हो गया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो ध्यान से। इसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, हिमालय से बहुत सारी नदियों का उद्गम हुआ और उन नदियों के निकलने वाले जल से मैदानों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? मैदानों का निर्माण हुआ। और मैदान के 4 भाग है, भाबर, तराई, बांगर, खादर। मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से आपको। इसको संयुक्त रूप से कहते हैं उत्तर के विशाल मैदान। तो हिमालय से उतरने वाली नदियों ने किसका निर्माण किया बेटा? मैदानों का। किसका निर्माण किया यहां पर? मैदानों का। ठीक है, इन मैदानों को गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान भी कहते हैं। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मैं इनको अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो ये जो दूसरा भाग आप देख रहे हो, ये जो दूसरा भाग भारत का देख रहे हो, ये क्या है बेटा? ये क्या है? उत्तर का विशाल मैदान। ये उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, इसके 4 भाग हैं। सबसे पहला बेटा भाभर। ठीक है, बताऊंगा। दूसरा भाभर के बाद तराई। ठीक, उसके बाद होगा बांगर और फिर आएगा बेटा खादर। क्या आएगा? भाभर, तराई, बांगर, खादर। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इनके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। मैं बस आपको बता रहा हूं। तो मुझे अब आप एक लाइन में बताइए कि भारत का दूसरा फिजिकल स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? उत्तर का विशाल मैदान। ठीक, चलिए बेटा। उसके बाद अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको चीज बताने वाला हूं। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यहां से आती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र और यहां से इधर से निकलती है बेटा सिंधु नदी। कौन सी नदी? मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा। इसके बारे में मैं एक ही चीज कहता हूं कि एक ही मां की 2 बेटी हैं, बस करवट बदल के लेटी हैं। ठीक है, तो सिंधु ऐसे जाती है और ब्रह्मपुत्र ऐसे जाती है। जब मैं नदियों वाले चैप्टर में आऊंगा तो पूरा बताऊंगा डिटेल में आपको। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए इनको सरल भाषा में कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, और गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ उत्तर का विशाल मैदान। ठीक, अब बेटा जो तीसरी संरचना आती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अब आपको यहां बताता हूं, इसको थोड़ा समझिए। यहां पर एक पर्वत पड़ता है, इसको कहते हैं अरावली। कौन सा पर्वत? अरावली। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम विश्व के पुराने या बूढ़े पर्वतों में देखें तो भारत का सबसे बूढ़ा, ठीक है, पर्वत कौन सा है? अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। ठीक, जो अब अपने बुढ़ापे में चल रहा है। किसी समय जमाना रहा होगा इसका जब ये बहुत ऊंचा रहा होगा और बहुत अलग टाइप की संरचना रही होगी। अब देखिए अरावली कुछ ऐसे स्थित है कि अरावली, देखिए जो यहां से हम लोगों के, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के, कि यहां से हमारी दरअसल मानसून की पवनें इंटर होती हैं, यहां से और यहां से ऐसे। तो जो मानसून की पवनें इंटर होती है वो इस जगह पे जाकर के 2 भागों में फट जाती हैं और अरावली के पैरेलल जाती हैं, टकराती नहीं है, तो यहां पर बारिश नहीं होती। जहां पे लगातार कुछ वर्षों तक बारिश नहीं होती, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होने लगती है जिस जगह पर, उसे मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए यहां पे समझिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज समझा रहा हूं आपको कि इस भाग में दरअसल मरुस्थल हो गया है। क्या हो गया है? इस भाग में मरुस्थल हो गया है ये। ठीक है, इसे मरुस्थल कहा जाता है। अरावली पर्वत के इधर पे आपको जो देखने को मिलेगा ये है मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल। याद रखिएगा, अरावली की पर्वत के बगल में। तो अरावली पर्वत के पश्चिम में मरुस्थल पाया जाता है। इस मरुस्थल का क्या कहते हैं बेटा? कौन सा डिजर्ट? थार। कौन सा? थार का मरुस्थल। ठीक है, तो अगला पॉइंट मैं ले सकता हूं भारत के मरुस्थल। क्या ले सकता हूं? भारत के मरुस्थल। मेरी बात ध्यान समझिए, भारत में क्या मरुस्थल केवल थार में है? नहीं, थार है गर्म मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? एक मरुस्थल बेटा यहां लद्दाख के आसपास भी है। मरुस्थल किसे कहते हैं? मैंने आपको समझाया ना एक लाइन में। मरुस्थल वो भाग होगा जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से
कम होगी। इसके लिए ठंडा गर्म से मतलब नहीं है, इसका रिलेशन बारिश से है। किससे है? बारिश से। तो लद्दाख ठंडा मरुस्थल है और थार गर्म मरुस्थल है। एक और मरुस्थल बन गया बेटा तमिलनाडु में, थुथुकुडी का मरुस्थल। कौन सा? थुथुकुडी का मरुस्थल, जिसे लाल मरुस्थल कहते हैं। पढ़ाने के दौरान मैं आपको समझाऊंगा। मैक्सिमम किताबों में आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन ये डेवलप हो रहा है। इसलिए मरुस्थल धीरे धीरे बनते हैं लगातार। अगर कई वर्षों तक किसी जगह पर बारिश नहीं हो रही है तो उसका परिणाम क्या होगा बेटा? मरुस्थल देखने को मिलेगा आपको। ठीक, क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बेटा थार का मरुस्थल। तो मैं अगला पॉइंट लिख सकता हूं, तीसरा फिजिकल स्ट्रक्चर भारत के मरुस्थल लिख सकता हूं। और भारत के मरुस्थल में दो मरुस्थल मैंने लिखा, पहला थार का मरुस्थल और दूसरा लद्दाख। ठीक है, और थुथुकुडी भी याद रखिएगा। ये दो वृहद मरुस्थल भारत में देखने को मिलेंगे। थार का मरुस्थल गर्म मरुस्थल, लद्दाख का मरुस्थल ठंडा मरुस्थल। लेकिन मरुस्थल होने का संबंध किससे बेटा? जिस जगह पर 25 सेंटीमीटर से कम एनुअल रेनफॉल होगा, वार्षिक वर्षा होगी, वो जगह क्या हो जाएगी? मरुस्थल। तो ये भारत के तीसरा फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, थर्ड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक, अब ध्यान समझिएगा। इसके बाद बेटा अगला चीज पड़ता है, देखो ध्यान से। यहां पर है, यह है प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहते हैं इसको? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से समझो। ये एरिया बेटा यहां पर पड़ता है, इसको कह देते हैं आज हम अरब सागर। हालांकि इसका पुराना नाम हिंद महासागर ही है। ये इंडियन ओशियन ही था, लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने कुछ लोकल नॉमेनक्लेचर कर दिए। तो इसे कहने लगे हम लोग, इस वाले पानी को कहने लगे हम लोग बंगाल की खाड़ी वाला। ठीक है, और इस नीचे से कहते हैं हिंद महासागर। तो ये आपका अरब सागर हो गया। क्या हो गया? अरब सागर। ये हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या कि बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी हो गई। ये क्या हो गया बेटा? अरब सागर वाला पानी हो गया। ठीक, मेरी बात ध्यान समझिएगा। प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय द पेनिनसुला? इंडियन पेनिनसुला यानी कि भारतीय प्रायद्वीप। ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। क्या बोला मैंने? ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं बेटा? प्रायद्वीप। तो इसका जस्ट उल्टा होता है खाड़ी, जस्ट उल्टा होता है खाड़ी। इसे क्या कह रहे हैं हम लोग? बंगाल की खाड़ी ना। यहां थल है, यहां थल है, यहां थल है, बीच में। इसका मतलब खाड़ी किसे कहेंगे? तीन तरफ से थल, बीच में घुसा जल। ठीक, उसे क्या कहेंगे हम लोग? खाड़ी। और अदरवाइज इसे क्या कहेंगे बेटा? प्रायद्वीप। तो इसे कहते हैं प्रायद्वीप। भारत का चौथा स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया? प्रायद्वीपीय भारत। तो चौथा भाग क्या हो गया बेटा? प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। दिस इज नोन एज पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। नाउ सी हियर, प्रायद्वीपीय भारत को एक लाइन में कहोगे तो है क्या? प्रायद्वीप मुख्यतः क्या है? जैसे किसी व्यक्ति को पूछते हैं आप क्या हैं, अपने पिता का नाम और अपनी जात बताए बिना आप बताइए आप क्या हैं? वेरी गुड, दिस इज योर करंट डेजिग्नेशन। आप क्या हैं? छात्र। ठीक, और छात्र से जब कुछ बन जाएंगे तो आप वो हो जाएंगे, IAS, IPS, सिविल सर्वेंट, कुछ भी आप बन जाएंगे, वो आपकी पहचान होगी। डिस्पाइट फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ योर फादर और योर रिलीजन और योर कास्ट। तो सिमिलरली प्रायद्वीप आपको क्या बताता है? प्रायद्वीप बता रहा है मैं एक पठार हूं। क्या हूं? पठार हूं। तो संपूर्ण प्रायद्वीप क्या बेटा? एक पठार है। पहली बात, पहला आंसर याद रख लीजिएगा। तो मैदान यहां पर संभव नहीं। तो प्रायद्वीपीय भारत में आपको मैदान संरचना देखने को नहीं मिलेगी। संपूर्ण प्रायद्वीप पठार है। लेकिन ये पठार, ये जो बड़ा पठार है, ये छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे ये कक्षा हो गई, कक्षा छात्रों से बनती है। छात्र मतलब छात्र और छात्राओं से। ठीक, तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, मैं अगर एक सरल भाषा में कहूं तो बेटा ये क्या है? एक तरह से ये पठार है। कैसा संरचना है? पठारी संरचना है। तो मध्य प्रदेश भी क्या है? पठार, क्योंकि मध्य प्रदेश भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश भी क्या हुआ? एक पठार का हिस्सा हुआ।
अब कई सारे पठार पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, जब मैं डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा आपको। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ठीक है, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, ये सब पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। तो मेरी बात ध्यान से समझिए। सबसे पहला पठार बेटा, यहाँ पे अरावली को मैं हटा रहा हूँ, नाम हटा रहा हूँ। सबसे पहले ये जो प्रायद्वीप है ये कितने पठारों से बना है? तो यहाँ पे सबसे पहले मेवाड़ का पठार है। कौन सा है? मेवाड़ का पठार है। फिर मेवाड़ को टच करते हुए यहाँ पर मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? मालवा का पठार है, मालवा का पठार। फिर मालवा के पठार को टच करते हुए यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार है। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है। बुंदेलखंड को टच करते हुए इधर पे आप आओगे ऐसे तो यहाँ पर बुंदेलखंड को टच करते हुए आओगे तो बुंदेलखंड दो भागों में बटा हुआ ऐसे में कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा बघेलखंड का पठार। कौन सा? बघेलखंड का पठार। फिर यहाँ पे आपको पड़ेगा छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। फिर यहाँ पर दंडकारण्य का पठार। कौन सा? दंडकारण्य, जिसका जिक्र पुरानी रामायणों में मिलता है। दंडकारण्य का पठार, ये दंडकारण्य का पठार पड़ेगा आपको। फिर यहां आ जाओगे बेटा तो यहां पर देखिए प्रायद्वीपीय भारत में क्या क्या मैं ये समझा रहा हूं आपको। यहां पर आपको देखने को मिलेगी बेटा विंध्यन पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? विंध्यन पर्वतमाला। यहाँ पर ये कैमूर, ये भांडेर श्रेणी देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर मिलेगी अरावली रेंज। कौन सी रेंज? अरावली रेंज, ठीक है। महादेव पर्वत, मैकल पहाड़ी, और मैकल से निकलेगी नर्मदा, तो नर्मदा को कहा जाएगा मैकल सुता। ये हो गई नर्मदा नदी। कौन सी नदी? ये हो गई नर्मदा नदी। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। और बेटा ये कौन सी रेंज हो गई? तो ये हो गई अरावली। कौन सी? ये अरावली हो गई। और ये हो गई विंध्यन। कौन सी हो गई? विंध्यन। ये विंध्यन रेंज हो गई। यहां पर ये है मैकल पर्वत। कौन सा पर्वत? मैकल पर्वत। और मैकल पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? और नर्मदा नदी जहां अपने जल को गिराती है, इस खाड़ी को कहते हैं खंभात की खाड़ी। कौन सी? खंभात की खाड़ी। ना केवल नर्मदा, नीचे से बहती है बेटा ताप्ती। मुल्ताई एक जगह है मध्य प्रदेश में, बैतूल, वहां से निकलती है ताप्ती और अपने जल को कहां गिराती है? खंभात की खाड़ी में। इस खाड़ी को कहेंगे बेटा कच्छ। यहाँ पे जिला कौन सा है? कच्छ, तो इसे कहेंगे कच्छ की खाड़ी। और इसके आसपास के मरुस्थल को कहा जाता है व्हाइट डेजर्ट। क्या कहते हैं बेटा? व्हाइट डेजर्ट, यानी कि सफेद मरुस्थल, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझिए। यहां पर बेटा यहां पर एक पठार पड़ता है, इसे कहते हैं, बताइए, काठियावाड़ का पठार। कौन सा? काठियावाड़ का पठार। काठियावाड़ का पठार, काठियावाड़ का पठार। और इस काठियावाड़ के पठार में ही, इसी काठियावाड़ के पठार में बेटा एक जंगल पाया जाता है, पहाड़ी पाई जाती है, जिसको कहते हैं गिर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गिर की पहाड़ी। और इस गिर की पहाड़ी के जंगल में